प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना एयरपोर्ट से निकलने के बाद रोड शो करते हुए पटना बीजेपी दफ्तर में पहुंचेंगे और इसको लेकर आप यहां पर देख सकते हैं कि रास्तों के साथ साथ यहां बीजेपी दफ्तर में सिक्योरिटी काफ़ी बढ़ाई हुई है। करीब 45 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पे रहेंगे बीजेपी दफ्तर में कर्मचारियों से, और यहां जो पार्टी पदाधिकारी हैं, नेताओं से, उनसे विमर्श करेंगे और उसके बाद यहां से करीब 7:15 बजे वो राजभवन के लिए निकलेंगे, जहां रात्रि विश्राम उनका राजभवन होगा। सिक्योरिटी की बात करें तो यहां करीब 3000 जवानों को लगाया गया है, 200 मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। इसके अलावा अलग अलग ज़िलों से करीब 100 से ज़्यादा ऑफिसर्स को बुलाया गया है जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस और स्वात दस्ते को लगाया गया है। स्नाइपर की तैनाती का आदेश पहले ही किया गया था, जो जितने भी रास्ते में जो बहुमंजिली इमारतें हैं वहाँ पे स्नाइपर वहाँ पे तैनात रहेंगे। तो प्रधानमंत्री की आगमन के लिए पटना पूरी तरीके से तैयार है और यहाँ पे सुरक्षा की पूरी व्यवस्था हो चुकी है और तमाम बीजेपी के नेता से लेकर प्रशासनिक अमला प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारी में जुटा हुआ है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। अपने 2 दिवसीय दौरे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर के बाद बिहार की राजधानी पटना पहुंचने वाले हैं। सबसे पहले वह पटना के नए एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, उसके बाद 5 किलोमीटर तक उनका रोड शो होगा जो कि पटना एयरपोर्ट से चलकर बीजेपी कार्यालय में जाकर खत्म होगा। सड़कों पर जो बड़े बड़े बैनर और होर्डिंग लगाए गए हैं उसको मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप देख सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर की ललकार, सेना की जय जय कर। निश्चित रूप से एक बड़ा मुद्दा बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर को बना रही है और बीजेपी को पता है कि यह बिहार के लिए चुनावी साल है, तो बीजेपी की कोशिश है कि ऑपरेशन सिंदूर को एक मुद्दा बनाकर 2025 के विधानसभा चुनाव को फतह करने की। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना न्यूज़ 24। आपातकाल के 50 साल पूरे होने के मौके पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में है सरकार। कांग्रेस ने दावा किया है कि सरकार 25 और 26 जून को संसद का विशेष सत्र बुला सकती है। कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि सरकार आपातकाल के 50 साल पूरा होने के मौके पर 25 एवं 26 जून को संसद के विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में है, जबकि पिछले 11 वर्षों से देश में अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह आरोप भी लगाया कि सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश में है। मुख्य विपक्षी दल के दावे पर फिलहाल सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि 22 अप्रैल की रात से ही कांग्रेस पहलगाम आतंकी हमलों और उससे उत्पन्न हालात को लेकर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग कर रही है। यह बैठक अभी तक नहीं बुलाई गई है। उन्होंने इस बात का उल्लेख भी किया कि 10 मई को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष दोनों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर संसद का विशेष सत्र बुलाने का अनुरोध किया था, ताकि पहलगाम आतंकी हमलों और उससे जुड़ी परिस्थितियों पर चर्चा की जा सके। अभी तक इस बारे में अंतिम फैसला नहीं हुआ है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रमन कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24। CII के सालाना समिट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हुंकार, पाकिस्तान को उसी की भाषा में समझाया। तो दिल्ली के ताज होटल के CII की सालाना बिजनेस समिट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाग लिया। उनके साथ वायुसेना प्रमुख AP सिंह, नौसेना प्रमुख दिनेश त्रिपाठी के अलावा थल सेना के वाइस चीफ NS राजा मौजूद थे। इस कार्यक्रम के दौरान राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को ललकारते हुए कहा कि अब हमारी सेना चुप नहीं बैठने वाली है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा में मेक इन इंडिया का अहम कंपोनेंट है। अगर हमारे पास यह क्षमता नहीं होती तो भारत की सेना पाकिस्तान के निचले हिस्से से लेकर POK तक आतंकवाद के खिलाफ इतनी प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाती। राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवाद का कारोबार चलाना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, बल्कि उसकी एक भारी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। इसका अंदाजा आज पाकिस्तान को हो चुका है। राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि POK के रहने वाले तमाम जो लोग हैं उनके प्रति उनका विश्वास है कि उनके दिल में भारत का तिरंगा लहरा रहा है। कैमरा पर्सन राणा विनाश के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। भोपाल में अगले हफ्ते देश की राजनीति के 2 बड़े दिग्गज मौजूद रहेंगे। एक तरफ जहां 31 मई को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में पहुंचकर मध्य प्रदेश की करीब 2 लाख से ज्यादा महिलाओं को संबोधित करेंगे। इस दौरान अगुवाई से लेकर तमाम सुरक्षा की व्यवस्था महिलाओं को सौंपी गई है। तो वहीं दूसरी तरफ 3 जून को राहुल गांधी भोपाल पहुंचेंगे और यहां से शुरुआत करेंगे उसी तरह के अभियान की जिस तरह से गुजरात में शुरू किया गया था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सृजन अभियान की शुरुआत करेंगे, जिसमें राहुल गांधी की टीम 50 भी
तैयार की गई है वो मौजूद रहेगी और हर जिले की जिम्मेदारी भी इसी जो ऑब्जर्वर टीम बनाई गई है राहुल गांधी की उसी की रहेगी कि जिले में जिला अध्यक्ष का चुनाव हो या फिर जमीनी स्तर पर कांग्रेस किस तरह से काम कर रही है उस पर नजर रखना। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अगला हफ्ता बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। कैमरा पर्सन कमल व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक इंटरव्यू में एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी के मुखिया शरद पवार की जमकर तारीफ की है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो इस उम्र में भी जीत हार की परवाह किए बगैर निरंतर मेहनत करते रहते हैं, लोगों के लिए काम करते रहते हैं। इतना ही नहीं, जब उनसे पूछा गया कि दोनों मुख्यमंत्री यानी अजित पवार और एकनाथ शिंदे में कौन कम्युनिकेट करने के लिए अच्छा है, तब उन्होंने कहा कि वो लोग हमको माफ करें लेकिन कम्युनिकेट करने में दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं है। देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार की तारीफ ऐसे समय में की है जब शरद पवार कई बार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ मंच साझा कर चुके हैं और कुछ मंच पर देवेंद्र फडणवीस की तारीफ भी कर चुके हैं। इतना ही नहीं, कई बार दोनों पार्टी के नजदीकी की खबरें भी सामने आई हैं। कमांचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 2 दिन के दौरे पर शाम 5 बजे जम्मू पहुंचेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनकी ये जम्मू की पहली यात्रा होगी और 2 हिस्से में इस यात्रा को समझा जा रहा है। पहला महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि जम्मू पहुंचने के बाद वो राजभवन जाएंगे और राजभवन में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा की बैठक करेंगे जिसमें कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सेना के अधिकारी, पुलिस महानिदेशक, तमाम बड़े अधिकारी शामिल होंगे। और ये सुरक्षा समीक्षा बैठक इसलिए की जा रही है कि आने वाले समय में जो अमरनाथ यात्रा होनी है उसको लेकर के ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। इसके अलावा अपने दौरे के दूसरे दिन यानी कि शुक्रवार को वो पूंछ जाएंगे जहाँ पे भारत पाकिस्तान के बीच जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो सीमावर्ती लोगों को जो नुकसान पहुंचा है उन लोगों से वहां मिलेंगे। गृह मंत्री का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण समझा जा रहा है, खासकर इस बात को लेकर के कि जो वहां पे एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। कैमरामैन रफीक के साथ प्रशांत दे, न्यूज़ 24 दिल्ली। हर जिले में 150 पार, एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार। दरअसल बहुजन समाज पार्टी अब अपने इसी नए फार्मूले पर काम कर रही है। मिशन 2027 के लिए बहुजन समाज पार्टी संगठन को धार और मजबूती देने के लिए फिर से नए फार्मूले पर काम कर रही है। दरअसल बताया ये जा रहा है कि मायावती की अगुवाई वाली यूपी में पिछली सरकारों में अति पिछड़ों और पिछड़ों के लिए किए गए उत्थान के कामों को चौपाल लगा करके गाँव-गाँव में गिनाया जाएगा। ये भी टारगेट दिया जा रहा है कि हर जिले में कम से कम 100 से 150 सदस्य पिछड़े और अति पिछड़ी जाति के हों। इन्हें जिला संगठन में कार्यकारिणी में शामिल किया जाएगा। मायावती ने फार्मूला तय करने के बाद इस काम में आकाश आनंद और दूसरे भरोसेमंद लोगों को लगाया है। बताया ये भी जा रहा है कि आने वाले 6 महीने के बाद मायावती एक बार फिर से अपने कामकाज और संगठन की समीक्षा करेंगी। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ महाराज श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के तहत हर महिलाओं के अकाउंट में 1500 रुपए हर महीने दिए जा रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की वित्तीय हालत ठीक नहीं है, इसलिए अन्य विभाग का फंड महिला एवं बाल कल्याण विभाग को दिया जा रहा है। लगातार तीसरी बार महाराष्ट्र के आदिवासी विभाग का 335 करोड़ 70 लाख रुपए का फंड डाइवर्ट किया गया है लाडली बहन योजना के लिए। इसके लिए 28 तारीख को एक सरकारी आदेश भी निकाला गया है। इससे पहले अप्रैल महीने में 335 करोड़ 70 लाख रुपए, मई महीने के मध्य में 335 करोड़ 70 लाख रुपए और अब मई के अंतिम दिनों में 335 करोड़ 70 लाख रुपए का फंड आदिवासी विभाग से डाइवर्ट किया गया है। नीति आयोग ने इससे पहले ही स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिए हैं कि किसी भी राज्य को आदिवासी विभाग का या फिर समाज कल्याण विभाग का यानी SC और ST जाति के लिए जो रिजर्व फंड है वो कहीं भी डाइवर्ट करने का अधिकार नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने इस नियम और कानून को अनदेखा कर अब लाडली बहनाओं के अकाउंट में पैसे डालने के लिए आदिवासी फंड का इस्तेमाल लगातार तीसरी बार किया है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई।
उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण के खिलाफ कर्मचारियों ने बड़ा प्रदर्शन शुरू कर दिया है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने बताया कि बिजली कर्मियों के आंदोलन को लेकर पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन को कोई सहयोग नहीं दिया जाएगा, लेकिन उपभोक्ताओं को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। निजीकरण के बाद आगरा और ग्रेटर नोएडा में हुए सुधार को लेकर ऊर्जा मंत्री का बयान तथ्यात्मक रूप से भ्रमित करने वाला है। आगरा में बिजली के निजीकरण से पावर कॉर्पोरेशन को प्रतिवर्ष लगभग 1000 करोड़ रुपए का घाटा उठाना पड़ रहा है। निजीकरण के इस प्रयोग में सस्ती बिजली खरीदकर महंगी दरों पर बेचने में टोरेंट पावर कंपनी को प्रतिवर्ष 800 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है। यदि निजीकरण न होता तो यह लाभ पावर कॉर्पोरेशन का होता। समिति ने ये भी कहा है कि निजीकरण के खिलाफ उनकी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। वहीं उत्तर प्रदेश के ऊर्जा विभाग ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर कोई भी कर्मचारी निजीकरण के खिलाफ किसी भी तरह के प्रदर्शन पर बाहर जाता है तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन जरूर लिया जाएगा। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान इस कदर बौखलाया कि उसने भारतीय चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को टारगेट किया, लेकिन भारतीय सेना और बीएसएफ ने दुश्मन यानी पाकिस्तान को उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब दिया। तस्वीरों में आप देखिए, ये बीएसएफ के वो बहादुर जवान हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी अहम भूमिका निभाई है। आप देखिए कि यहाँ पर पाकिस्तान को गोली का जवाब कैसे गोलों से दिया गया। तस्वीरों में आप देखिए रॉकेट लॉन्चर। इस रॉकेट लॉन्चर की मदद से दुश्मन की पोस्टों को तबाह किया गया। विध्वंसक, ये देखिए, इसकी मदद से आतंकियों के जो अड्डे थे उन्हें तबाह किया गया, पाकिस्तान की पोस्टों को तबाह किया गया। और आपको बता दें कि जब पाकिस्तान की ओर से बेहद ज़्यादा शेलिंग की जा रही थी, तब हमारे इन्हीं बहादुर जवानों ने दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया कि पाकिस्तान सीज फायर की बात करने लगा। आप देखिए, ये किसी गोले से कम नहीं है। और ये देखिए, यहाँ पर आप जो लेटेस्ट वेपन थे, हाईटेक वेपन थे, उनका इस्तेमाल किया गया और दुश्मन को सबक सिखाया गया। कैमरामैन रोहित के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू। दक्षिणी कश्मीर के शोपियां इलाके में आज फोर्सेस को काफी बड़ी अहम कामयाबी तब हासिल हुई जब यहां शोपियां इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप द्वारा सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ मिलकर एक आतंक विरोधी ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान 2 हाइब्रिड लश्कर तैयबा से संबंधित आतंकियों की गिरफ्तारी हुई। हालांकि हथियारों से लैस ये आतंकी जब इस इलाके में चल रहे थे तभी फोर्सेस ने उन्हें घेर लिया और जैसे ही फोर्सेस और आतंकियों का आमना सामना हुआ तो फोर्सेस ने आतंकियों को हथियार गाड़ने के लिए कहा और आतंकियों ने भी फोर्सेस की बात मानते हुए सरेंडर कर दिया, हथियार डाल दिए और ये दोनों जो है ऐसे पकड़े गए। इनके पास से 2 AK-56 राइफल्स के अलावा ग्रेनेड, गोलियां, कैश 54,000 रुपए और दूसरी चीजें बरामद कर ली गई है और ये फोर्सेस के लिए काफी बड़ी अहम कामयाबी मानी जा रही है। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ श्रीनगर, न्यूज़ 24। देश भर में बढ़ते कोरोना के मामले एक बार फिर डराने लगे हैं। भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या में एक बार फिर लगातार जो है तेजी देखने को मिल रही है और एक्टिव मरीजों की संख्या 1200 के पार जा पहुंची है। भारत में केरल के बाद सबसे ज्यादा केसेस जो है महाराष्ट्र से दर्ज किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या अब बढ़कर 383 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे के अंदर राज्य में नए कोरोना के केस जो हैं 86 दर्ज किए गए हैं। राज्य में कुल एक्टिव केसेस में सबसे ज्यादा मामले जो हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से निकलकर सामने आ रही है। लगातार बढ़ते मामले ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की सलाह दी है। कैमरामैन संजय के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। पश्चिम बंगाल